हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वार फटा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी हेलो टू एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पायरेंट्स हैं और आपने 2024 के धमाकेदार रिजल्ट्स देख लिए हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि हमारी क्लासेस 8 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जेआरएफ अड्डा पर चलती है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज पर चलती है। ठीक है। और जिन बच्चों का किसी कारणवश या किसी छोटे से मार्जिन से नहीं हो पाया है हमारे जेआरएफ क्वालिफाई, तो वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेआरएफ अड्डा के अंदर, अगर आप मान लीजिए आपका स्कोर 200 प्लस है लेकिन आप जेट नेट जो है या फिर जेआरएफ जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप कोर्स ले सकते हैं 50% स्कॉलरशिप पर। अगर आपका स्कोर 190 है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपको कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा 30% तक। अगर आपका स्कोर 180 है और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आपको कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा 20% तक। ये आपके लिए है केवल, और आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। सीधा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और अपना स्कोर कार्ड उनके साथ शेयर करिए, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, चलिए। एंड ये सारे पर्क्स आपको मिलते हैं, ये सारे ऑफर्स आपको जो है कहाँ मिलते हैं? पेपर 1 प्लस पेपर 2 में मिलते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लें तो सोच समझ के लें, क्योंकि आप उसमें क्रैश कोर्स के भागीदार बन जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो ये आपके लिए एडेड वैल्यू वाली चीज है अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 खरीदते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, आप बिल्कुल उसको रेफर कर सकते हैं। सो आज मैं रिजल्ट एवेल्युएशन करने वाली हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगस्त का रिजल्ट किस हिसाब से रहा है। कट ऑफ की थोड़ी सी एनालाइज करके बात करते हैं और अगस्त का जो रिजल्ट रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, ये टोटल अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी देखते हैं ना, तो इसमें ये हमारे जेआरएफ एस्पायरेंट है, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पायरेंट है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो जनरल में 210 स्कोर के साथ 9 बच्चों का जेआरएफ हुआ है। ऐसे ही 186 स्कोर के साथ 123 बच्चों का क्या हुआ है? नेट हुआ है। ठीक है। तो यह अगर मैं टोटल काउंट करती हूँ ना जेआरएफ, टोटल काउंट जितने, ऐसे देखो यहाँ तक ये टोटल कैंडिडेट्स जो जेआरएफ के है ना, ये जेआरएफ कैंडिडेट हमारे हैं 34। 34 टोटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जेआरएफ कैंडिडेट निकले हैं। और बाकी बाकी जो है अपने नेट एस्पायरेंट्स, मैं केवल नेट और जेआरएफ की बात करती हूँ, मैं भी पीएचडी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। सो बाकी जो अपने नेट एस्पायरेंट्स हैं वो है 303 का जो नंबर है वो इनका आंकड़ा पास हुआ है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 34 बच्चे जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई करा है और नेट वाले जो है उन्होंने 303 बच्चों ने नेट क्वालिफाई करा है। मैं अगेन आपका एक जगह ध्यान लेकर जाऊंगी। आप में से बहुत लोग सोचोगे मैम हमको क्या बता रहे हो आप, ये आंकड़े हमारा क्या मतलब इससे? ये इसका मतलब है, इसको भी आपको बेसिक चीज का जानने का पूरा पूरा हक है, तो आप इसको भी जरा फोकसली देखिए। सो जेआरएफ की स्ट्रेंथ 34 है, नेट की स्ट्रेंथ 303 है। और एक बात बता दूं, लगभग लगभग 3600 बच्चे इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में अपीयर हुए थे, यानी कि बैठे थे। तो उसमें से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप ये भी देख के चलिए और इसको समझ के चलिए। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जेआरएफ, ये हमारा डाटा निकल के आ गया। 34 कैंडिडेट्स का होता है जेआरएफ और नेट होता है 303 कैंडिडेट्स का। अब कहा जाता है कि जो आपका नेट है ना, नेट नेट क्वालिफाई लगभग 7% लोगों का होता है और उस 7% में से भी 1% वाले जो होते हैं वो होते हैं जेआरएफ क्वालिफाई। जेआरएफ क्वालिफाई। तो अगर हम 303 का 1% निकालेंगे तो 30.8 सॉरी 30.3 आपका ये परसेंट निकलेगा। 303 का परसेंट क्या निकलेगा? 30.3। उस हिसाब से अगर हम 1% को इवेल्युएट करते हैं तो बेटा 34 बच्चों का सिलेक्शन जेआरएफ में हुआ, यानी कि आपको इस बार 1% से थोड़ा सा ज्यादा सिलेक्शन मिला है जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए। जेआरएफ कैंडिडेट्स को 1% की जो डिमांड करी गई है जेआरएफ के लिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही मिला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब लगभग मान लो 4 बच्चे आपको एक्स्ट्रा ही मिले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है। ये तो हमारी थोड़ी सी आंकड़ों की बात होगी। अब मैं इंपॉर्टेंट जगह पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू टॉक रिगार्डिंग दी 210 मार्क्स। सबको पता है नेट और जेआरएफ के स्कोर के अंदर काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिला है? गिरावट देखने को मिला है। नेट का स्कोर, जेआरएफ का स्कोर काफी हाई है, नेट का स्कोर काफी लो है। लगभग लगभग अगर मैं बोलूं 30 नंबर का आंकड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है। जेआरएफ और नेट के स्कोर में 210 जो है मार्क्स आ रहे हैं। मैं सही बताऊं तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट
कट ऑफ है किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक और बार कट ऑफ गई थी 210, एक और बार गई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं गई, हाँ 210 गई हुई है पहले भी। तो यही कट ऑफ जो है वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये कट ऑफ हाई क्यों गई है, क्या कारण है? मेरे हिसाब से मैंने इसके 2-3 कारण निकाले हैं। देखो, एक तो आपका जो ये रीनेट हुआ था ना, रीनेट में बच्चों को टाइम मिल गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, बच्चों को टाइम मिल गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब तक जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी वो भी गेम में आ गए थे, और जिनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही थी वो गेम से बाहर निकल गए थे। कैसे, सोचो, जो रेगुलरली पढ़ रहे थे, जो रेगुलरली पढ़ रहे थे जून वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, अब उनके लिए क्या हो गया, उन्होंने क्या देखा बेटा, पेपर लीक देख लिया। तो अब जैसे उन्होंने पेपर लीक देखा वैसे उनका मोटिवेशन हो गया लो, और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने, उनको लगा कि हो गया। क्योंकि हो ऑब्वियसली हो जाता है, जब आप एक पेपर की काफी टाइम से 6 महीने से लगातार तैयारी करते हो, ठीक है, अपना सब कुछ उस पेपर पे लगा देते हो, अपनी जॉब, जैसे मेरा एक कैंडिडेट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने अपनी जॉब भी कुर्बान कर दी थी। तो हो जाता है कि भाई क्या करें, रेगुलर पढ़ रहे थे लेकिन अब ये एग्जाम भी लीक हो गया, तो अब घर में पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पूरा उनका ड्रॉबैक था कि भाई रेगुलर पढ़ते पढ़ते पेपर लीक हो गया। तो एक तो चीज हो गया कि जो रेगुलर पढ़ रहे थे उनमें गिरावट आ गई, और जो एंड मोमेंट पे आके जिन्होंने पढ़ना पड़ा था, पढ़ना शुरू किया था, उनमें जो है एकदम से राइज आ गया। अब क्या हुआ, जो एंड मोमेंट वाले हैं ना, उसमें यूपीएससी कैंडिडेट्स भी है जो एंड के 3 महीने देते हैं जेआरएफ को। जिनका यूपीएससी कैंडिडेट्स भी, मैं आपको बता देती हूँ, गेम में आना शुरू हो गए। यूपीएससी कैंडिडेट्स जो है गेम में आना शुरू हो गए, और ये लास्ट के 3 महीने जेआरएफ की प्रिपरेशन को देते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। और यही बात मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी यूपीएससी कैंडिडेट है, इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने खासकर जेआरएफ अड्डा से पढ़कर लास्ट डेज में उन्होंने काफी ज्यादा रैंक स्कोर कर ली है, और वो ऑल इंडिया रैंक्स में भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फोकस किया है, जेआरएफ अड्डा से प्लेटफॉर्म से ही बढ़ के वो लोग क्वालिफाई कर गए, वो लोग क्वालिफाई कर गया। तो कहने का मतलब मैं ये बता रही हूँ कि एंड मोमेंट पर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो, यूपीएससी वाले लेवल के जो लोग हैं, वो आके पेपर में बैठ रहे हैं सिर्फ एंड एंड मोमेंट में तैयारी करके। तो वो उनका गेम चेंजर यहाँ पर हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूपीएससी वालों ने अपने ऑप्शनल पेपर करे हुए हैं, मतलब ऑप्शनल के लिए पढ़ाई करी हुई है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शनल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और वहीं उन्होंने लास्ट के 3 महीनों में भाई जेआरएफ की तैयारी भी कर दी, अब उनके जेआरएफ भी निकल गए। तो जब एक यूपीएससी कैंडिडेट आप जेआरएफ के साथ बैठेगा, जेआरएफ के साथ बैठेगा, तो एक बात बताओ, कट ऑफ हाई जाएगी ना, कट ऑफ हाई जाएगी ना, समझ रहे हो, ये कारण है। अगेन अगेन मैं अगर आपको बताऊं, देखो पी वाई क्यू से कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, पी वाई क्यू से कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, और मैं बताऊं पेपर 1 में मैथ्स आई है, अच्छे से मैथ्स आई है, जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी थी उन बच्चों ने मैथ्स लगाई है, और उन बच्चों ने मैथ्स अच्छे से सॉल्व किया है, और उन्होंने, यही कारण रहा है कि 210 की कट ऑफ आपकी बन गई है। यही कारण रहा है, क्योंकि देखो यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स, वो मैथ्स भी, उनकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, और मैथ्स बढ़िया चल रही थी उनकी। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में यूपीएससी वाले बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ आप हाई ही एक्सपेक्ट करिए। अब इसको रिकवर करने के लिए क्या करना, इस चीज को रिकवर करने के लिए मैं आपको एक मामूली से सजेशन देती हूँ, और वो ये देती हूँ कि प्लीज अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से करिए। चाहे वो दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में रेगुलरली रहिए। क्योंकि देखो बेटा, चाहे वो दिसंबर 2024 वाले हो, चाहे दिसंबर 2025, जून 2025 वाले हो, पॉइंट ये है कि यूपीएससी हो या कुछ भी हो, वो एंड के 3 महीने पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने के एग्जाम को दे रहे हो, आपकी बराबरी नहीं करेगा। और मेरा मतलब ये है कि अगर आप 8-8 महीने, 6-6 महीने दे भी रहे हो, तो आपको पेपर 1 को भी इक्वली फोकस करना है। तो प्लीज अपना पेपर 1 भी बराबर लेके चलिए, क्योंकि यूपीएससी कैंडिडेट के पास पेपर 1 मैथ्स कर लेगा, वो रीजनिंग कर लेगा, लेकिन वो हायर एजुकेशन, रिसर्च, है ना, कम्युनिकेशन, इस पर फोकस नहीं करेगा। तो आप वहां खेलोगे, अगर जहां उसके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, वो सिर्फ पीवाईक्यू की मदद से ही इवैल्यूएशन करना शुरू करेगा। आप पहले से ही 6-7 महीने पेपर 1 पे भी फोकस करो, पेपर 2 पे भी फोकस करो। इस तरीके से आप जो केवल जेआरएफ अड्डा, या फिर केवल किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो वहां पर गेम चेंज कर देंगे, खुद का भी और आपके जेआरएफ अटेम्प्ट का भी। क्योंकि आप लोग 6-7 महीने पेपर 1 और पेपर 2 को रेगुलर देकर आए हो, और उस रेगुलर से क्या हो गया, आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई, आप जो है गेम में आ चुके हो, और आप बढ़िया तरीके से अपना क्या कर रहे हो,
प्रिपरेशन को बूस्ट अप करके कट ऑफ तक पहुंच रहे हो। ठीक है, चिंता ये मत करो कट ऑफ इतनी कैसे जा रही है, चिंता ये करो कि आप लोग कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़ाई करोगे, आप लोग रेगुलर रह के पढ़ाई करोगे ताकि आप इस स्कोर को भी बीट कर पाओ। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। बहुत री अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं, बहुत यूपीएससी एस्पायरेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, लेकिन उन सबका तोड़ यही है, हर किसी ने यही बात बोली है कि देखो रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, और दूसरी चीज रेगुलर रहना है, दूसरी चीज रेगुलर रहना है। अगर आप यही दो चीज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप यही दो चीज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप बैठे बैठे अपना जेआरएफ का सपना यहीं पर तोड़ रहे हो, आप बैठे बैठे अपना जेआरएफ का सपना यहीं पर तोड़। इसलिए कोशिश यही करो कि ये जो 2R का फॉर्मूला है, रेगुलरली रिवीजन और आपका रेगुलर रहना, कंसिस्टेंस रहना, आपके लिए ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एक बेसिक क्रक्स मिला हो कि इस बार रिजल्ट एनालिसिस कैसा रहा है 2024 का जेआरएफ अड्डा के माध्यम से। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एस्पायरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयां, जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, और लगभग लगभग AIR रैंक 4, AIR रैंक 5, AIR रैंक 7 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जेआरएफ अड्डा के माध्यम से निकली है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने हमारा जो है, कहते हैं ना, जो सर है वो प्राउड से बहुत ऊंचा कर दिया है। लगभग लगभग PhD ओनली के बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नेट क्वालिफायर्स के बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, काफी आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल गया होगा, और जेआरएफ अड्डा के थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ आपको देखने को मिल गई होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का, जिसने इस सब्जेक्ट को, रेयर सब्जेक्ट से रीच तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरीके से आपके लिए सेशंस लेकर आती रहूंगी। अब दिसंबर की तैयारी करते हैं, दिसंबर पर जोर डालते हैं और दिसंबर पर फोकस करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे चलती हैं, एंड सिमिलरली जेआरएफ अड्डा या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपको जुड़ना है तो आपका टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते हैं PhDs के, वैकेंसीज के, या कोई भी चीज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड है उसके बारे में आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।